Thank you for joining everyone. मेरा नाम सोमेश है और मैं आपको आज VMware का एक ओवरव्यू दूंगा, डेमो वर्चुअलाइजेशन के ऊपर। मैं VMware टेक्नोलॉजी पे ऑलरेडी करीबन 11 सालों से काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने काम करना चालू किया था 2010 में। तब से लेकर अभी तक मैं VMware पे ही काम कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजीज ओवर द टाइम बहुत नई नई आई हैं, जैसे क्यूबरनेटीज है, क्लाउड है और बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आते हैं। तो आई नो अबाउट दिस टेक्नोलॉजीज, बट मेरा जो कोर है आज भी VMware ही है। मैं आज भी बहुत मैक्सिमम टाइम VMware पे ही काम करता हूँ। तो इट्स नॉट दैट कि मैंने VMware पहले पढ़ा है और आपको मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। मैं VMware पे आज भी काम करता हूँ। 11-12 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। तो आई हैव अ गुड रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो वही मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। मैं अपनी पहले स्क्रीन एक बार शेयर करता हूँ और उसके बाद वील बिगिन। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, किसी का कोई डाउट, कंफ्यूजन, क्वेश्चन हो, कुछ नहीं समझ में आया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी अगर आपको क्लियर नहीं हो जब मैं उसको बोल रहा हूँ, तो प्लीज स्टॉप मी और वहीं पर आप मुझे बोल देना टू एक्सप्लेन या रिपीट करने के लिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिपीट माई सेल्फ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा सा इसको इंटरैक्टिव रखते हैं, इस सेशन को, कि अगर आपको कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, या आपका अगर कोई इनपुट हो जो आप देना चाहो, तो प्लीज फील फ्री चिप इन करने के लिए। ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? इट इज विजिबल, राइट? हाँ, देख पा रहे हैं हम लोग। थैंक यू। तो वर्चुअलाइजेशन से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड देता हूँ। तो पहले बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द ईयर 2002। इस टाइम पर वर्चुअलाइजेशन मार्केट में सिर्फ लॉन्च ही हुआ था, लेकिन कोई इसको यूज नहीं करता था। प्राइमरीली जितनी भी कंपनीज थी वो फिजिकल सर्वर पे डिपेंडेंट थी और देयर वाज नथिंग कॉल्ड एज वर्चुअलाइजेशन, मतलब हर चीज फिजिकल सर्वर पे ही चलती थी। इफ आई टॉक अबाउट ईयर 2002, अगर मैं इस ईयर की बात करूं और मैं आपको बताऊं कि कंपनीज में चैलेंजेस क्या क्या आते थे, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ प्री वर्चुअलाइजेशन एरा की बात कर रहा हूँ। मतलब जब वर्चुअलाइजेशन नहीं था उससे पहले चीजें क्या होती थी, कैसे लगती थी, क्या लोगों के कंसर्न्स आते थे, क्या चैलेंजेस रन इन करती थी कंपनीज, उसके बारे में आपसे बात करता हूँ। अगर मैं किसी भी कंपनी की बात करूं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, बैंकिंग डोमेन का कस्टमर हो, टेलीकॉम हो, कोई भी कस्टमर हो, उसके पास इन्वायरमेंट्स होते हैं, मल्टीपल इन्वायरमेंट होते हैं। मल्टीपल इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि आपके पास एक ही एप्लीकेशन के मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास लिनक्स में जो वेब सर्वर है वो है अपाचे, राइट? ऐसे बहुत सारे आते हैं, आप अलग अलग इंस्टॉल कर सकते हैं, बट फॉर एग्जांपल करते हैं, एक मान के चलते हैं कि आपके पास अपाचे एक आपका लिनक्स में वेब सर्वर है और आप अपनी एक वेबसाइट चलाते हैं, मान लेते हैं ए ट्रिपल ए आपकी एक वेबसाइट चलती है AAA.com, आप इसको रन करते हो अपने अपाचे सर्वर के ऊपर, राइट? अब ये जो आपकी वेबसाइट चल रही है, ये तो आपकी हो गया एक प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट, जहाँ पे मैं आप बहुत सारे मिलियंस ऑफ यूजर्स जाते हैं AAA पे, लॉग इन करते हैं, या और जो भी आपका प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है, लॉग इन करने के लिए उसको यूज करते हैं। अब जो आपकी जो वेबसाइट है, ये तो आपका प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट है जहाँ पे बंदे लॉग इन कर रहे हैं। लेकिन कभी आपको अगर वेबसाइट में कुछ चेंजेस करने हैं या कुछ आपको नई फीचर उसमें इनबिल्ट करना है, तो डेफिनेटली आपके पास एक एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी होगा जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट पे चेंजेस करोगे। कोई फंक्शनैलिटी लानी है, कोई आपने उसके अंदर चेंजेस करने हैं, तो आप कहीं तो पहले अपनी वेबसाइट पे टेस्ट करके देखोगे कि चीजें ठीक चल रही कि नहीं चल रही। इसके लिए आपके पास एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होगा। जब आपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में वो चेंजेस करके देख लिए अपनी एप्लीकेशन के लिए, अपनी अपनी वेबसाइट के लिए, फिर आप क्या करोगे, इसको आप एक क्यूए में लेकर जाओगे। क्यूए पे लेकर जाओगे, मेक श्योर करोगे कि जब पैचेस डाले जाते हैं कोई कंसर्न तो नहीं आता, या कोई कंसर्न तो नहीं है इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन। एक वेबसाइट जब आज के टाइम पे चलती है, जो डायनेमिक पेजेस होते हैं उनका इंटीग्रेशन बहुत सारी चीजों के साथ होता है, राइट? नोड जेएस,
डेटाबेसेस और स्क्रिप्ट्स, बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में चलती हैं। तो पहला चीज तो डेवलपमेंट आपने किया, एक फीचर किया, उसके बाद अब आप टेस्ट करोगे। फिर फाइनली इन्वायरमेंट्स में क्या होता है, देयर समथिंग कॉल्ड एज प्री प्रोड, राइट? कि मतलब ठीक प्रोडक्शन से पहले एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे ऑलमोस्ट एज अ प्रोडक्शन रन किया जाता है, टू मेक श्योर कि अगर ये वेबसाइट को मैं प्रोडक्शन में पुश करूंगा तो चीजें बिल्कुल ठीक चलेंगी कि नहीं चलेंगी, राइट? तो ये कुछ डिफरेंट इन्वायरमेंट्स होते हैं जो हर कंपनी के पास बेसिकली होते हैं अपनी किसी भी एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए, और फाइनली देन वो प्रोडक्शन में रोल आउट करते हैं। अब होता क्या है कि मान लीजिए अगर आप इस टाइम पे हैं 2002 में, जहाँ पे वर्चुअलाइजेशन नहीं है, राइट? तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर चीज के लिए एक सर्वर खरीदना पड़ेगा, राइट? एक सर्वर आपको प्रोडक्शन के लिए लेना पड़ेगा, एक आपको डेवलपमेंट के लिए लेना पड़ेगा, एक आपको क्यूए के लिए लेना पड़ेगा, और एक आपको प्री प्रोड के लिए लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वर्चुअलाइजेशन नहीं है, तो एवरीथिंग हैज टू बी फिजिकल बॉक्स। फिजिकल बॉक्स में आपको चार अलग अलग फिजिकल बॉक्सेस रखने पड़ेंगे। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर आपने 16 GB की रैम लगाई थी, तो डेवलपमेंट में भी आपको 16 GB की रैम लगानी पड़ेगी। ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि यार डेवलपमेंट की मशीन है तो मैं इसमें 4 GB रैम लगा लूं, क्यूए में 6 GB रैम लगा लूं, प्री प्रोडक्शन में 8 GB रैम लगा लूं, प्रोडक्शन में 16 GB लगाऊंगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका टेस्ट वैलिड नहीं है। एक वैलिड टेस्टिंग के लिए जो आपका एनवायरनमेंट है, जो आपका इंफ्रा है, इट हैज टू बी एग्जैक्टली डिट्टो, मतलब सेम होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, वही टेस्टिंग रेलेवेंट और कंफर्म टेस्टिंग मानी जाती है। अगर आपने 4 GB पे डेवलपमेंट में चलाया और बाद में क्यूए में 6 पे टेस्ट करोगे, अगर आपका हार्डवेयर अलग है, प्रोसेसर अलग है, अगर आपका स्टोरेज अलग है, तो वो कंसिस्टेंट टेस्ट नहीं हुआ। तो ऐसा जनरली कंपनीज करती नहीं है। तो वो क्या करती हैं कि अगर आपके पास 4 इन्वायरमेंट है, आपको अगर एक एप्लीकेशन चलानी है, तो इन चारों ही इन्वायरमेंट पे जो फिजिकल इंफ्रा का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो पूरा का पूरा सेम होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो चार अलग अलग तरीके के सर्वर होंगे, सेम ही सर्वर होंगे विद सेम कैपेबिलिटीज, और उन पे टेस्ट होता है, राइट? अब इससे कंसर्न क्या आता है, राइट? ये तो ठीक है, हमने समझा, बट इससे चैलेंज क्या है? चैलेंज इसमें आता है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो आता है केपेक्स का, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कि अगर आप एक सर्वर खरीदेंगे तो उसके लिए पैसे देने होंगे, राइट? पैसे मैं और आप तो नहीं देंगे अपनी जेब से, हम लोग, कंपनी ही पे करेगी इसके लिए। तो कंपनी का एक अपफ्रंट खर्चा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट? अब ये आप समझिए कि ये एक एप्लीकेशन का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, राइट? ऐसे पता नहीं कंपनी में कितनी सारी एप्लीकेशन चलती हैं, राइट? फ्रॉम सीसीटीवी डेटा सेंटर्स में लॉग इन पोर्टल, दुनिया जहान की वेबसाइट्स होती हैं, सबके अपने एप्लीकेशंस होते हैं, इंटरनल डेटा मेंटेन करना जितनी बड़ी कंपनी होती है उतना ही मैसिव होता जाता है। यू गेट द पिक्चर। माय पॉइंट इज कि ये एक कंपनी में एक एप्लीकेशन है, बट ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। अब कंसर्न है कि अगर आप हर एप्लीकेशन के लिए कि अगर एक फिजिकल बॉक्स आप खरीदते हैं, तो एक फिजिकल बॉक्स आपको बहुत महंगा पड़ता है। अगर आप आज के टाइम पर भी अगर आप डेल को फोन करो और आप उनको बोलो मुझे सबसे एक मिनिमम क्वांटिटी का सर्वर चाहिए, राइट, जिसमें कुछ भी ज्यादा हाई फाई नहीं, 16 GB रैम हो, 1 TB 2 TB का आप हार्ड ड्राइव लोगे, वो भी आपको करीबन 1.5-2 लाख का पड़ेगा, उसके नीचे का नहीं आता आज के टाइम पे, राइट? और अगर आप इतने सारे सर्वर खरीदते हो तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो जाता है। सबसे बड़ा एक चैलेंज ये आता है। दूसरा आता है ओपेक्स। ओपेक्स होता है ऑपरेशनल चैलेंज। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 1,000 या 2,000 फिजिकल बॉक्सेस हैं, तो उनको मैनेज करना, उनको मेंटेन करने के लिए आपको उतने ही बंदे हायर करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 2,000 फिजिकल बॉक्सेस के लिए आप सोचोगे मेरे पास 4 जने हैं और वो 4 जने ही सारे फिजिकल बॉक्सेस मेरे मैनेज कर लेंगे। नहीं, आपको उसके लिए एक पूरी बहुत बड़ी टीम रखनी पड़ेगी जो ये सब काम करेगी, क्योंकि डेली बेसिस पे कोई ना कोई आपके पास इश्यूज आते रहेंगे। कहीं हार्ड ड्राइव फेल हो गई, कहीं सीमॉस बैटरी किसी की खराब हो रही है, किसी पे फर्मवेयर अपग्रेड करना है, किसी पे कोई पैचिंग करनी है। तो ये आपको एक टीम चाहिए जो आपके इंफ्रा को मेंटेन करके रखेगी। वो हो गया आपका ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। उसके बाद आपका खर्चा आएगा डेटा सेंटर का, राइट? ये अगेन ऑपरेशनल में भी आ सकता है, बट इसको मैं अलग ही टैग करूंगा, क्योंकि जितना बड़ा आपका एनवायरनमेंट होगा उतना ही ज्यादा डेटा सेंटर की भी बिलिंग आपकी जाएगी, क्योंकि आपको एक डेटा सेंटर चाहिए होगा जहां पे आप रैक रख, बहुत सारी लोगे, उसका अगेन इलेक्ट्रिसिटी, कूलिंग, और उसमें आप इंटरनेट का बैंडविड्थ लोगे। तो अगेन डेटा सेंटर के आपके खर्चे बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगे। फिर एक कंसर्न आता है लाइफ साइकिल मैनेजर का। लाइफ साइकिल मैनेजर का मतलब क्या है कि अगर आपने मानो
कि एक सर्वर खरीदा एचपी से, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 2014 में आपने एक सर्वर खरीदा एचपी से, राइट। अब 2021 में हम हैं, राइट। अगर आप इस सर्वर पे एचपी को फोन करोगे और आप बोलोगे कि मैं विंडोज का जो नया सर्वर आया है 2022 उसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ, या 2019 को मैं इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ और मेरे को ड्राइवर्स चाहिए, फर्मवेयर चाहिए, तो एचपी आपको सपोर्ट डिनाई कर देगा। एचपी बोलेगा कि भाई आपका सर्वर 5 साल से ऊपर ज्यादा पुराना हो चुका है, इसे अब इस पे सपोर्ट नहीं मिलता है। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी बेसिकली जो भी सपोर्ट होता है बेसिकली 5 इयर्स का होता है, और 5 इयर्स बाद वो हो जाता है एंड ऑफ लाइफ, राइट। एंड ऑफ लाइफ या एंड ऑफ सपोर्ट, राइट। उसको आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। फिर आपसे एचपी बेसिकली इन अ नटशेल कह रहा है कि इस सर्वर को फेंकिए, थ्रो दिस सर्वर अवे, गेट रिड ऑफ इट एंड बाय अ न्यू वन। आपको एचपी ये बोल रहा है। अब होता क्या है कि जब आपके पास सर्वर होते हैं ना, 2000 3000 आपके पास फिजिकल सर्वर्स होंगे, तो हर साल एटलीस्ट 5 10 15 सर्वर ऐसे होंगे जो 5 साल से ऊपर जा रहे होंगे, जो वारंटी के बाहर जा रहे होंगे, जिसमें आपको एचपी सपोर्ट नहीं करेगा। उन सर्वर्स को क्या करना पड़ता है, हमको थ्रो अवे करना पड़ता है, मतलब फेंकना होता है। फेंकने के लिए ऐसा नहीं होता कि अगर आप सर्वर दे रहे हो तो आपको पैसे वापस मिलेंगे, या हाफ ऑफ द कॉस्ट आपको सर्वर की मिलेगी, आपको 1/4 कॉस्ट मिलेगी, नहीं। पैसा आपको कोई भी वापस नहीं मिलेगा, इंस्टेड आपको पैसा देना पड़ता है। क्योंकि प्रॉपर वेंडर्स होते हैं जो आपका हार्डवेयर डिस्पोज करते हैं, वो सर्टिफाइड वेंडर्स होते हैं जो आपका हार्डवेयर डिस्पोज करते हैं। तो आपको उनको पैसा देना पड़ता है, वो आपके एनवायरनमेंट में आएंगे, हार्डवेयर पिकअप करेंगे, पूरी मार्किंग करेंगे, एक स्लिप आपको देंगे, एक स्लिप वो अपने पास रखेंगे, उसमें आपके सिग्नेचर होंगे, उनके सिग्नेचर होंगे एज अ कंफर्मेशन कि वो इतने बॉक्सेस लेकर जा रहे हैं, आपने अप्रूवल दिया है। फिर वो जब सारे बॉक्सेस लेकर चले जाएंगे, डिस्पोज ऑफ कर देंगे। हो सकता है आपको एक वो फोटोग्राफ दें, आपको मेल पे दें, वो आपके डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए रहता है, जो आप आगे ऑडिट में दिखा सकते हैं, राइट। तो ये जो लाइफ साइकिल मैनेजर होता है यही वर्क फ्लो है, कि पुराना सर्वर फेंकना, फिर नया ऑर्डर करना, जब वो आएगा उसको रैक स्टैक करो, सेटअप करो, आईलो लगाओ, इंस्टॉलेशन करो, एप्लीकेशन डिप्लॉय करो, और तब उसको प्रोडक्शन में या एनवायरनमेंट में पुश इन करो। तो ये जो साइकिल होती है, ये सुनने में तो लगता है यार कि हाँ ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं होगी, बट अगर आपके पास अगर ऐसे सर्वर्स हों साल के 20, तो आपके लिए बहुत बड़ा हेडेक होता है ये सारा काम करवाना। हर महीने आप इसी में बहुत सारे अपने जो टाइम आवर्स होते हैं आप इसमें स्पेंड करते रहते हैं, राइट। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो हर कंपनी को आते थे जब आप वर्चुअलाइजेशन नहीं करोगे, अगर आप सब कुछ फिजिकल पे चलाओगे। दीज आर द चैलेंजेस कि आप बाउंड हो, इसमें आप रन इनटू करोगे ही करोगे फॉर श्योर, राइट। अब इसका सोल्यूशन क्या है, राइट। जैसे आज के टाइम पे हम लोग सुनते रहते हैं द वर्ड क्लाउड, जिसको देखो क्लाउड की बात करता है। तो क्लाउड बेसिकली एक टर्म है, राइट। क्लाउड माइक्रोसॉफ्ट ये नहीं बोल सकता कि मैंने बनाया है और ये मेरा ही टर्म है, आप यूज नहीं कर सकते, या एचपी नहीं बोल सकता कि क्लाउड मेरा टर्म है, मैं ही यूज करूंगा और कोई यूज नहीं कर सकता है। क्लाउड सबका टर्म है, एक ग्लोबल टर्म है। क्लाउड आज देने के लिए मार्केट में क्लाउड सर्विसेज एक छोटा सा वेंडर भी देता है, राइट। एक एमएसपी भी देता है, एक सर्विस प्रोवाइडर देता है जैसे एचसीएल, इन्फोसिस, विप्रो, और एक प्रॉपर वेंडर भी देता है जैसे गूगल, एडब्ल्यूएस, ऑरेकल, एजोर, ये सब भी देते हैं, राइट। तो आज के टाइम पे जैसे क्लाउड है, इन प्रॉब्लम्स को जिसके बारे में हमने अभी बात करी, उनको मिटिगेट करने के लिए एक टर्म आया जिसे हम कहते थे हाइपरवाइजर, जिसे आज भी हम कहते हैं हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर वर्ड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन जो एक फिजिकल बॉक्स में बहुत सारे मशीन्स को रन कर सके। मतलब मानिए आपके पास एक फिजिकल बॉक्स है, उस फिजिकल बॉक्स में आप यहाँ पे विंडोज एक्सपी चलाओ, इधर लाइनेक्स आप रन करो, इधर सेंटोवेस आपने रन किया, इधर विंडोज सर्वर आप रन कर लो 2019, इधर आपने विंडोज सर्वर 2012 रन कर लिया, और यहाँ पे आपने रन कर लो रेड हैट, या मान लो यहाँ पे लिनक्स का आपने फेडोरा रन किया था। तो मतलब एक ही मशीन में मैं मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स अगर मैं रन कर सकूं, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक दूसरे को परेशान ना करें, राइट। ऐसा नहीं कि अगर एक्सपी ऑन हुआ तो लिनक्स को ऑन नहीं करने दे रहा है, या लिनक्स में प्रॉब्लम कर रहा है, या लिनक्स दूसरी मशीन में प्रॉब्लम कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ये अपने आप को इंडिपेंडेंट समझते हैं,
मतलब विंडोज एक्सपी को लगता है कि मैं अकेला ही हूं और मेरा कोई भी नेबर नहीं है, राइट। इसको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे बहुत सारे नेबर्स हैं। एक्सपी को फील होगा कि वो अकेला ही है, राइट। तो कोई भी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन जो ये काम कर दे, जो हमें ये फंक्शनैलिटी दे दे, जिसमें हम एक फिजिकल बॉक्स में मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को रन कर सकें, उसे हम कहते हैं हाइपरवाइजर। तो ये हाइपरवाइजर टर्म का एक डेफिनेशन एक बेसिकली होती है लेमैन लैंग्वेज में। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज बताएं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कोई ऐसा वर्ड टर्मिनोलॉजी जो नहीं समझ में आ रही है, प्लीज फील फ्री टू इंटरप्ट और आप मुझे बोल देना रिपीट करने के लिए। आई बी मोर देन हैप्पी टू रिपीट। ओके, मूविंग ऑन। तो हाइपरवाइजर मुझे ये कैपेबिलिटी देता है। अब बेसिकली जो मेरा हाइपरवाइजर होता है, वो हाइपरवाइजर मेरे दो तरीके के होते हैं, राइट। वो दो तरीके के क्या हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो वर्ड मेरा हाइपरवाइजर है, ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं। तो इसे हम कहते हैं टाइप 1 हाइपरवाइजर और टाइप 2 हाइपरवाइजर। टाइप 1 हाइपरवाइजर को आप एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम समझिए, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको एक लैपटॉप दूं और मैं आपको बोलता हूं कि भाई ये आपके पास एक मानो एक लैपटॉप है, और मैं आपको एक पेन ड्राइव देता हूँ, राइट। और मैं बोलता हूँ कि इस पेन ड्राइव में विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है, और मैं आपसे बोलता हूँ कि इस विंडोज 10 को लैपटॉप में इंस्टॉल कर दो। तो आप क्या करोगे, ये जो यूएसबी ड्राइव है, आप यूएसबी में प्लग करोगे, आप इससे बूट कराओगे, और विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम आप लैपटॉप में इंस्टॉल कर दोगे। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर नहीं लाना पड़ता, आपको कोई अलग से कमांड नहीं रन करना पड़ता है, आपको कोई एक्सटर्नल फाइल नहीं लानी पड़ती, फ्लॉपी से नहीं बूट कराना पड़ता, कोई अदर आपको कोई हैक नहीं करना पड़ता है, राइट। क्योंकि विंडोज 10 एक खुद में कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए चाहिए होता है, थ्रेड्स, कर्नल्स, प्रोसेसेस, इंटरनल उसके एल्गोरिदम, जो कुछ भी होता है ओएस को रन करने के लिए, विंडोज 10 के पास सब कुछ है। इसीलिए उसको किसी भी एक्सटर्नल फाइल, एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, राइट। सेम गोज विद द टाइप 1 हाइपरवाइजर। जो मेरा टाइप 1 हाइपरवाइजर होता है, आप उसे कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम समझो। आप उसके अंदर सारी कैपेबिलिटीज होती हैं ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे थ्रेड्स, प्रोसेसेस, कर्नल, बूटिंग ऑर्डर, सब कुछ उसके पास अपने खुद में ही इनबिल्ट होता है, राइट। तो आपको बेसिकली क्या करना होता है कि आपके पास एक फिजिकल बॉक्स होता है। मतलब मानिए आपने एचपी को फोन किया और अपने एचपी को सॉरी, और आपने एचपी को बोला मुझे एक सर्वर चाहिए। तो एचपी 2-3 हफ्ते लगाएगा और आपको एक सर्वर डिलीवर कर देगा। अब वो जो सर्वर आपके पास आता है, ये रॉ सर्वर होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है, राइट। इसे हम कहते हैं बेयर मेटल सर्वर। बेयर मेटल मतलब कि जो उसकी हार्ड ड्राइव है उसमें कुछ भी नहीं है, दैट इज कंप्लीटली ब्लैंक, वो रॉ है हार्ड ड्राइव, राइट। तो इसे हम कहते हैं बेयर मेटल सर्वर। तो जो मेरा टाइप 1 हाइपरवाइजर होता है, वो इसके ऊपर डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाता है। मतलब आपका जो सर्वर है, जिसमें कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है, एकदम ब्रांड न्यू आपको वेंडर से आया है, उस पे डायरेक्टली जैसे विंडोज 19, 2019, विंडोज 2012 जैसे आप इंस्टॉल करोगे, वैसे ही टाइप 1 हाइपरवाइजर आप डायरेक्टली इंस्टॉल करोगे, राइट। क्योंकि वो एक कंप्लीट हाइपरवाइजर है, राइट। इसके एग्जाम्पल कई सारे हैं मार्केट में अवेलेबल, लेकिन अगर मैं VMware की बात करूं तो हम कहते हैं ESXi। जो ESXi है, ये VMware का टाइप 1 हाइपरवाइजर है। ESX का फुल फॉर्म होता है इलास्टिक स्काई एक्स इंटीग्रेटेड, राइट। ये इसका फुल फॉर्म है, इलास्टिक स्काई एक्स इंटीग्रेटेड। क्यों रखा भगवान जानता है, बट इसका मतलब ये नाम क्यों रखा, नॉट श्योर, बट इसका फुल फॉर्म ये है, इलास्टिक स्काई एक्स, राइट। ये मेरा टाइप 1 हाइपरवाइजर है जो हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाता है। जो टाइप 2 हाइपरवाइजर होता है, आप इसको समझो EXE फाइल, राइट। मतलब आपके पास अगर मैं बोलूं कि भाई ये मेरे पास एक डेस्कटॉप है, राइट, इस डेस्कटॉप पे मैं बोलता हूँ मुझे मूवी देखनी है, और मैं मूवी कैसे देखूं। तो मूवी देखने के लिए कोई मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए होगा, या तो मैं VLC डाउनलोड करूं, विंडोज मीडिया प्लेयर डाउनलोड करूं, या और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनके थ्रू मैं मूवी देख सकता हूं,
राइट, डेस्कटॉप के ऊपर। तो ये सारे क्या है, ये मेरे सॉफ्टवेयर्स हैं, राइट। बेसिकली विंडोज के लिए ये EXE फाइल है, राइट। तो अगर मुझे EXE फाइल को रन करना है, अगर मुझे VLC सॉफ्टवेयर को अपनी मशीन पे इंस्टॉल करना है, तो मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो VLC डायरेक्टली हार्ड ड्राइव बेयर मेटल के ऊपर इंस्टॉल नहीं होगा। उसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जिसके ऊपर मैं EXE फाइल को रन करूंगा और तब वो इंस्टॉलेशन होगा। वैसे ही टाइप 2 हाइपरवाइजर होते हैं। टाइप 2 हाइपरवाइजर एक EXE फाइल होती है और ये आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करते हो जस्ट लाइक एन एप्लीकेशन। तो टाइप 2 हाइपरवाइजर के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना बिल्कुल मैंडेटरी है। इसको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप EXE फाइल रन करते हो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, ये मेरा एक विंडोज 10 की मशीन है, ठीक है जी। तो ये जो मेरी विंडोज 10 की मशीन है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे मैंने विंडोज एक OS डाल रखा है, राइट। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, अगर मैं यहाँ पे रन पे जाऊं तो यहाँ पे ये मेरा टाइप 2 हाइपरवाइजर है, मतलब VMware वर्कस्टेशन, राइट। ये मुझे टाइप 2 हाइपरवाइजर जो है ये कैपेबिलिटी देता है कि मैं इसके अंदर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बना सकता हूँ, राइट। तो ये मेरा एक हाइपरवाइजर है, बट ये एक EXE फाइल है, ये खुद में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, राइट। तो जो मेरा टाइप 2 हाइपरवाइजर होता है ये एक EXE फाइल होती है। VMware की बात करें तो VMware में वर्कस्टेशन आता है एक प्रोडक्ट, जो हमें ये कैपेबिलिटी देता है। अगर आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप फ्यूजन इंस्टॉल कर सकते हैं, तो फ्यूजन आपको ये कैपेबिलिटी देता है, राइट। तो ये मेरे पास टाइप 2 हाइपरवाइजर्स होते हैं जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। टाइप 1 या टाइप 2 में किसी को कोई डाउट, कंफ्यूजन, क्वेश्चन, कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज बताएं। टाइप वन का मुझे ना एक चीज कंफर्म करनी थी आपसे सोमा। हम्म ESXi जैसे हम किसी बेयर मेटल पे डालते हैं, हम्म तो इट हैपेंस कि कोई निक जो है वो सपोर्ट करता है या कोई निक सपोर्ट नहीं करता है, कुछ ऐसा है? क्योंकि मैंने ये एज एन एक्सपेरिमेंट करके देखा, अपने सर्वर हम्म पे एक बार डाला मैंने। तो हम्म एक निक मेरा चल रहा है, दूसरा निक मेरा चल नहीं रहा है। ये ऐसा इसलिए हो सकता है, मैं ये इंस्टॉलेशन के टाइम पर ये कवर करने वाला था, बट आपने अच्छा हुआ एक क्वेश्चन पूछ लिया। होता क्या है कि VMware की एक हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी गाइड होती है, राइट। इसका मतलब क्या होता है, VMware का एक HCL होता है, मतलब VMware हम हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी लिस्ट इससे कहते हैं। अगर आप गूगल ओपन करोगे, आपको दिखाता हूं मैं, आप गूगल पे जाओ और आप टाइप करो VMware हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी गाइड, तो VMware ये कंपैटिबिलिटी गाइड आती है। अब VMware ये कहता है कि आप जिस भी फिजिकल बॉक्स पे ESXi को इंस्टॉल कर रहे हैं, वो ESXi यहाँ पर मेंशन्ड होना चाहिए, वो इस लिस्ट में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास HP का एक सर्वर है, मान लेते हैं DL380, राइट। तो अगर मैंने DL380 डाल के यहाँ पे सर्च करूंगा तो देखो यहाँ पे नजर आता है मुझे कि DL380 सपोर्ट करता है VMware के ये वर्जन्स। अगर ये वर्जन यहाँ पे लिख कर आ रहा है तभी मैं इंस्टॉलेशन मुझे करना चाहिए, वरना मुझे इंस्टॉलेशन नहीं करना चाहिए। सर आपके क्वेश्चन का आंसर कि मेरा एक नेटवर्क कार्ड आया, दूसरा नेटवर्क कार्ड नहीं आया, जो नेटवर्क कार्ड नहीं आया वो आपको चेक करना पड़ेगा क्या वो नेटवर्क कार्ड इस ESXi वर्जन के साथ कंपैटिबल है, सपोर्टेड है या नहीं है। ओके। तो आपको यहाँ से आके चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास ऑप्शंस आते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पर जाएंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, अभी तो हम लोग सर्वर देख रहे थे। अगर आपको अपना देखना है कि GPU सपोर्टेड है, नेटवर्क कार्ड सपोर्टेड है, कोई ड्राइव सपोर्टेड है, आपका IO डिवाइस का टाइप क्या है, आप देखना क्या चाह रहे हो, तो आपको ये डालना पड़ेगा। फिर आपको अपना वेंडर चूज करना पड़ेगा, जो भी आपका वेंडर है। अगर आपको कीवर्ड पता है वो कीवर्ड डाल लो, और रिफाइन करना चाहते हो तो आप और रिफाइन कर सकते हैं। ये भी आते हैं यहाँ पे विड, डिड, एसविड, और ये भी होता है। ये क्या होते हैं, जो आपका एग्जैक्ट नेटवर्क कार्ड होता है उसके ड्राइवर्स अगर आपको देखने हो तो उसके नंबर्स होते हैं, ये उसका एक पैरामीटर होता है चेक करने का। ये आप ऑफ कोर्स VMware से अपना देख सकते हो इंस्टॉलेशन पे। तो ये
नंबर्स अगर आप यहाँ पे चूज करोगे सही, विड, डिड और एसविड, तो आपको एग्जैक्ट ड्राइवर नंबर भी, वो तो आपको ड्राइवर भी यहीं से दे देगा कि आपके वो नेटवर्क कार्ड का कौन कौन सा ड्राइवर सपोर्टेड है। तो आपको यहाँ पे ये आके चेक करना पड़ेगा। उससे अगर आपको पता चले अगर आपका वो कंपैटिबल है और फिर भी रिकग्नाइज नहीं हुआ है, तो फिर आपको ड्राइवर चेक करने पड़ेंगे। तो ये गुड दो चीजें आपको वेरीफाई करनी पड़ेंगी। गुड गुड। ओके जी। तो हमने हाइपरवाइजर की बात करी, हमने ये समझा कि हाइपरवाइजर क्या होता है। हाइपरवाइजर दो तरीके के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, राइट। अब एक बार इनके आर्किटेक्चर देखते हैं कि जो टाइप 1, टाइप 2 हाइपरवाइजर होते हैं ये बेसिकली फ्रॉम द आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू दिखते कैसे हैं, राइट। एक बार इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं टाइप 1 हाइपरवाइजर की बात करूं तो मान लेते हैं ये मेरी एक फिजिकल मशीन है, एचपी, डेल, आईबीएम, लिनोवो, कोई भी सर्वर आप समझिए, आपके पास वो सर्वर है। एक सर्वर में मेरे पास फिजिकल सीपीयू होता है, मेमोरी होती है, नेटवर्क होता है, डिस्क होती है, राइट। अब मैं इस फिजिकल सर्वर पे जनरली हम लोग क्या करते हैं, या तो लिनक्स इंस्टॉल करते हैं या तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे ESXi, राइट। जो मेरा टाइप 1 हाइपरवाइजर है वो मैं डायरेक्टली इंस्टॉल कर देता हूँ हार्डवेयर के ऊपर, और मैं फिर यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स अपनी बनाना चालू करूंगा, राइट। ऐसे करके इसका बेसिक आर्किटेक्चर होता है। ये मेरा टाइप 1 है। अगर मैं टाइप 2 की बात करूं तो टाइप 2 में क्या होता है कि आपके पास एक फिजिकल मशीन है, इसमें अगेन सीपीयू, मेमोरी, नेटवर्क, डिस्क होगी अपनी। अब आप क्या करोगे, ये टाइप 2 है तो टाइप 2 मेरा क्या होता है कि EXE फाइल होती है। तो EXE फाइल एक बेयर मेटल पे डायरेक्टली इंस्टॉल तो नहीं होगी, तो इसके लिए हम यहाँ पे विंडोज 2012 मान लेते हैं कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। फिर हम लोग टाइप 2 हाइपरवाइजर यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, जैसे VMware वर्कस्टेशन जो मैंने किया हुआ है अपने डेस्कटॉप के ऊपर, और फिर उसके अंदर मैं जाके वर्चुअल मशीन्स बनाऊंगा, राइट। तो जैसे मेरा यहाँ पर है, तो ये मैंने एक ऑलरेडी एक वर्चुअल मशीन बनाई हुई है, ये मेरी अलग अलग वर्चुअल मशीन्स चल रही हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं अपनी वर्चुअल मशीन्स बना सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा टाइप 2, राइट। तो टाइप 2 हाइपरवाइजर जो है मेरा, अगर मुझे टेस्टिंग करनी हो, R&D करनी हो, सॉफ्टवेयर के फीचर्स देखने हो, फील एंड लुक देखना हो, उसकी सेटिंग्स देखनी हो, मुझे सिर्फ जानना है कि जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो दिखता कैसे, इंस्टॉलेशन होता कैसे है, जो नया फीचर आया है बेसिकली वो दिखता कैसे है, मैं इनेबल कैसे करता हूँ, मतलब कुछ टेस्टिंग, R&D, एजुकेशन पर्पस से अगर आप देखना चाह रहे हैं तो टाइप 2 आपके लिए परफेक्ट है, राइट। अगर आप अपना प्रोडक्शन रन कर रहे हैं, अगर आप एक एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन है, तो डेफिनेटली आपको टाइप 1 ही चाहिए, राइट। टाइप 2 लैब, घर, इंस्टीट्यूट पढ़ाने के लिए, इन सब चीजों के लिए सही है। प्रोडक्शन रन करने के लिए बिल्कुल सही नहीं है, इसमें आप कभी प्रोडक्शन रन नहीं करेंगे। टाइप 1 पे आप हमेशा प्रोडक्शन रन करेंगे, राइट। ये दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, और ये इसके आर्किटेक्चरल डिफरेंस होता है कि ये बेसिकली कॉन्स्ट्रक्ट बनता कैसे है। इसमें कोई डाउट, कंफ्यूजन, क्वेश्चन किसी को? ओके। So you mean, sorry, you mean we can't use the EXI for testing or lab purpose? You can. You have an option. If you would like to use it, definitely you can create virtual machines. You can install the operating system, and you can do it. The primary use of a type 1 hypervisor is for running a production. Okay, That is got it. what is the primary use. The primary use over here of a type 2 hypervisor is basically to test, just to see how the software looks like, how the installation needs to be done, to educate someone, let someone play with the software. For all those reasons, you would install a type 2 hypervisor. That is the Got main primary use. Okay, Okay. got it. Thanks. Cool. Thank you. चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब एक बार मैं बात करता हूँ, थोड़ा आपको ESXi के बारे में बताता हूँ कि ESXi आया कैसे, पहले क्या था। थोड़ा सा एक बार इसका हिस्ट्री जान लेते हैं। ये सिर्फ FYI है आज के लिए, आप कभी इसमें रन इनटू नहीं करेंगे, बट दिस इज गुड टू नो, सिर्फ एक पता होने वाली बात है। तो जब VMware ने 2002 में जब अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, तो इनको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए था, राइट। अब इन्होंने क्या किया, ये रेड हैट के पास गए और इन्होंने रेड हैट को बोला कि हमें अपना सॉफ्टवेयर लीज पे दे दो, या हमें रेंट कर दो, या हमारे साथ पार्टनरशिप कर लो, जो आप सोचो। इन्होंने रेड हैट के पास गए, उन्होंने रेड हैट को बोला हमें अपना सॉफ्टवेयर दे दो,
रेड हैट में इन्होंने हाइपरवाइजर की कैपेबिलिटीज को मर्ज कर दिया। VMware ने रेड हैट लिया, उसके अंदर हाइपरवाइजर की कैपेबिलिटीज को मर्ज कर दिया और इसको इन्होंने बोल दिया ESXi, सॉरी ESX, इसको उन्होंने बोला ESX, राइट। तो जो सबसे पहला हाइपरवाइजर आया था VMware का, उसे ESX कहा जाता था, राइट। ESX क्या था? रेड हैट की इमेज थी, उसके अंदर VMware ने अपना हाइपरवाइजर की कैपेबिलिटीज को इंटीग्रेट कर दिया था, मर्ज कर दिया था, और उसे ESX कहा जाता था, राइट। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम क्या थी कि VMware को रॉयल्टी पे करनी पड़ती थी रेड हैट को, जितने डिप्लॉयमेंट्स, जो भी सॉफ्टवेयर, मतलब रेड हैट का आप सॉफ्टवेयर यूज करें तो जाहिर सी बात है आपको कुछ पेमेंट उनको करना पड़ेगा। सेकंड कंसर्न था, ये पूरा रेड हैट पे डिपेंडेंट थे। रेड हैट में अगर कोई बग आता था, कोई पैच आता था, तो ESX को भी पैच करना पड़ता था, राइट। फिर आता था कंसर्न बूटिंग का। अगर आप अगर अगर आपके पास ऑप्शन मिले, आई डोंट नो अब कभी ऑप्शन मिलेगा, आज के टाइम में तो अवेलेबल नहीं होगा ESX मिलना, लेकिन जब आप ESX को ऑन करते थे, मैंने ESX के साथ काम किया है इसलिए मुझे पता है, जब ESX को आप ऑन करते थे तो एटलीस्ट 5 मिनट लगाता था ये बूट करने में। करीबन आप मतलब ऑन करके आप भूल जाओ, 5 मिनट के बाद आओ तब आपको दिखेगा कि ESX ऑन हो चुका है। उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात थी। आज अगर मैं आपको बताऊं, ESXi जो बूट होता है मैक्सिमम मैक्सिमम 2 मिनट्स या उसके अंदर ही हो जाता है, तो बूटिंग टाइम बहुत हाई था। अनवांटेड की एप्लीकेशंस बहुत सारी इसके अंदर ऑटो इनेबल्ड रहती थी, क्योंकि रेड हैट पे डिपेंडेंट थे, तो बहुत सारी जो फीचर्स होते थे, सर्विसेज होती थी, तो ऑटो इनेबल्ड रहती थी, विच इज नॉट गुड, राइट। तो VMware को एक वर्क अराउंड चाहिए था। इन लोग ने क्या किया, इन लोग ने ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड किया लिनक्स। लिनक्स इज अ फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम, आप चाहो डाउनलोड करूं, मैं चाहूं डाउनलोड करूं, हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से एक मैं डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि मैं उसको बोलता हूं विक्टर लाइनेक्स, या मैं उसको बोलूं डेविड लाइनेक्स, मैं कुछ भी नाम दे दूं, राइट। मैं कुछ भी नाम देके मैं लाइनेक्स को निकाल सकता हूं मार्केट में, राइट, क्योंकि ये फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो VMware ने क्या किया, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड किया और उसमें इन्होंने अपनी हाइपरवाइजर कैपेबिलिटीज को मर्ज कर दिया, राइट। तो अब फ्री लाइनेक्स के साथ जब इन्होंने हाइपरवाइजर कैपेबिलिटीज को मर्ज किया, तो इसे इन्होंने कहा ESXi, ये इनका ESXi हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये बेसिकली जो भी प्रॉब्लम्स थी ये सारी की सारी चली गई। रेड हैट पेंसी डिपेंडेंसी हट गई, ये रेड हैट को कोई रॉयल्टी नहीं पे कर रहे थे। पैचिंग अब आप ये अपने हिसाब से कंट्रोल करते थे। जब VMware को लगता था कि किसी पैच की जरूरत है तभी ये पैचिंग करते हैं, वरना पैचिंग ये नहीं करते हैं, राइट, क्योंकि अभी डिपेंडेंट नहीं है। अप टाइम जैसे मैंने आपको बताया, बूटिंग के लिए अगर आप पावर ऑन करोगे मुश्किल से 1.5-2 मिनट लगते हैं और आपकी मशीन ऑन हो जाती है, राइट। तो ये एक मेन डिफरेंस है ESX और ESXi के बीच में, राइट। बहुत जगह पूछा जाता है इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यूज, पहले पूछा जाता था अराउंड 2013 या 2014 तक दिस क्वेश्चन वाज वैलिड, क्योंकि तब तक एनवायरनमेंट्स में ESX चलता था, राइट। आज के टाइम पर ये क्वेश्चन इतना वैलिड नहीं रह गया है, मतलब दिस इज FII, आपको पता हो तो इट इज गुड, बट ये कोई इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड नहीं रह गया, क्योंकि अब ESX आता ही नहीं है मार्केट में, राइट। ये वही कंपैरिजन वाली बात होगी कि विंडोज 98 और विंडोज 10 में क्या डिफरेंस राइट, है डिफरेंस, बट हार्डली मेक्स एनी, कोई फर्क नहीं पड़ता ना अगर मुझे पता हो ना पता हो तो, क्योंकि विंडोज 98 को यूज नहीं करता। वैसे ESX है, आउटडेटेड हो चुका है, खत्म हो चुका है, इट इज नो मोर, तो कोई यूज नहीं करता है। जब ESX लॉन्च हुआ था तो इसके वर्जन आए थे 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 और 4.1। इसके बाद ESX वॉज हिस्ट्री, ESX बंद हो गया था इसके बाद, ESX मार्केट में नहीं आता था। जब ESXi की बारी आई तो ये लॉन्च हुआ 4.0, 4.1, 5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5, 6.7, 7.0। तो ये 7.0 जो मेरा ESX का वर्जन है वो सबसे लेटेस्ट है, राइट। तो एक टाइम था मार्केट में जब मेरे पास ESX और ESXi दोनों ही अवेलेबल थे, ये भी अवेलेबल था और ये भी अवेलेबल था, दोनों ही मार्केट में मेरे पास अवेलेबल थे।
फॉर मी, जब मैं काम करता था ESX के साथ तो मुझे लगता था ये ESXi क्यों ले आए, नीड क्या है, ESX बढ़िया तो चलता है। बट व्हेन आई रियलाइज कि VMware को क्या प्रॉब्लम थी, ये सारी समझ के देन आई अंडरस्टूड कि हाँ, VMware के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लमैटिक था। तो ये ESXi इनका अपना इन हाउस है। तो ये बिग बेसिक डिफरेंस है, ये इनकी वर्जनिंग थी, राइट। 7.0 इनका लेटेस्ट है और हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, राइट। यहां तक कोई डाउट, कंफ्यूजन, क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज बताएं। ओके, अब एक बार मैं आपको दो टर्म्स हैं वो थोड़े से बताता हूँ कि VMware में एक टर्म आता है ओवर कमिटमेंट और शेयरिंग। ये टर्म्स एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इंस्टॉलेशन करते हैं, राइट। उसके बाद एक मैं आपको इंस्टॉलेशन करके दिखाता हूँ कि ESXi का इंस्टॉलेशन होता कैसे, हर फील्ड का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वर्ड ओवर कमिटमेंट की, राइट। ओवर कमिटमेंट का मतलब क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्यों है, थोड़ा सा ये मैं आपको बताता हूँ। तो मान लेते हैं मेरे पास एक फिजिकल मशीन है, डेल, IBM, फुजित्सु, कोई भी सर्वर हो सकता है। और मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे 100 GB की रैम लगा रखी है, मेरे सर्वर पे 100 GB रैम है। मैंने फिजिकल मशीन पे क्या किया, मैंने ESXi ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, राइट। और यहाँ पे मैंने वर्चुअल मशीन बनाई, VM1, VM2, VM3 और VM4। हर वर्चुअल मशीन को 4 कंपोनेंट चाहिए होते हैं। वो 4 कंपोनेंट होते हैं CPU, मेमोरी, नेटवर्क और डिस्क, राइट। तो ये जो मैं कंपोनेंट देता हूँ वर्चुअल मशीन्स को, ये वर्चुअल CPU, वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल नेटवर्क, वर्चुअल डिस्क, क्योंकि ये जो मेरी वर्चुअल मशीन है ये फिजिकल नहीं है। ये तो मतलब सॉफ्टवेयर पे मैं राइट राइट मतलब नेक्स्ट 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 क्लिक करके मैं वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ। इसमें कुछ भी सॉफ्टवेयर वाली बात नहीं है, पूरा ये मतलब कुछ भी हार्डवेयर नहीं है, सॉरी, ये पूरा सॉफ्टवेयर ही है, राइट। तो हर वर्चुअल मशीन को CPU, मेमोरी, नेटवर्क, डिस्क 4 कंपोनेंट दिए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे मान लेता हूँ कि मैंने 25 GB मेमोरी दी VM01 को, ये मेरी VM02 है, इसको भी मैंने 25 GB दी, यहाँ भी 25 GB मेमोरी दी और यहाँ भी 25 GB मेमोरी दी, राइट। तो मैंने क्या किया, मेरी जो वर्चुअल मेमोरी है ऊपर मैंने 100 GB, ये मेरी 100 होगी टोटल मिला के, और नीचे जो मेरी फिजिकल मेमोरी है ये भी 100 GB है, राइट। तो मैंने सबको 25 GB रैम एलोकेट कर दी, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या मैं 5th वर्चुअल मशीन, क्या मैं 6th वर्चुअल मशीन, क्या मैं 7th वर्चुअल मशीन, इन पे 25 GB रैम दे के इनको पावर ऑन कर सकता हूँ? यस, नो, मे बी, आपको क्या लगता है, क्या ये और वर्चुअल मशीनें बनेंगी? Yes, बनेंगे। ओके, राइट राइट, इट कैन बी मे बी टिल हमारा 100 GB क्रॉस ना हो जाए, इट शुड बी, आई डोंट नो अबाउट VMware। करेक्ट। तो इसमें एक्चुअली होता यही है, आपने सही बोला, ये बनेंगी और इनको हम पावर ऑन भी कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग इसमें जनरली VMware के एनवायरनमेंट्स में क्या होता है कि जब आप एक वर्चुअल मशीन पे 25 GB ऑफ रैम देते हैं तो पूरी 25 GB यूज नहीं होती। मान लेते हैं कि यहाँ पे 12 GB यूज हो रही है, यहाँ 13 GB यूज हो रही है, यहाँ 10 GB यूज हो रही है। तो मैंने 25 GB जो रैम एलोकेट करी है ये मेरी एलोकेटेड मेमोरी है, मतलब मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को दिखाया है। जैसे अगर मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे देखूं तो मुझे यहाँ मेमोरी में दिखाई देता है कि भाई मेरे पास 64 GB ऑफ मेमोरी है। तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या देख रहा है कि उसके पास 64 GB ऑफ मेमोरी है। वैसे ही जो इस वर्चुअल मशीन के अंदर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करूंगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि उसके पास 25 GB ऑफ मेमोरी है, बट यूज कितनी करता है, यूज तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर मेरे पास 64 GB मेमोरी है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरी मशीन हमेशा 64 GB यूज करेगी। अभी यूज करने के लिए सिर्फ 7 GB यूज कर रही है, रिक्वायरमेंट होगी तो 64 यूज करेगी, राइट। वैसे ही यहाँ पर भी होता है कि अगर आपने 25 GB मेमोरी दी तो डिपेंडिंग ऑन द यूसेज, यूटिलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग यूज करते हैं, राइट। तो जब अलग अलग यूटिलाइजेशन हो रहा है तो जो मेमोरी बची हुई है, मान लेते हैं कि 100 GB में सिर्फ 40 GB यूज हुई है, अभी भी मेरे पास 60 GB फिजिकल मेमोरी बची है, तो मैं और वर्चुअल मशीन्स बना सकता हूँ उनमें, और मैं मेमोरी एलोकेट कर सकता हूँ, राइट। इसीलिए मैं इसको और वर्चुअल मशीन्स बना सकता हूँ, ये पॉसिबल है। ओवर कमिटमेंट का मतलब क्या हुआ, ओवर कमिटमेंट का मतलब क्या ये हुआ कि मेरे पास नीचे जो मेमोरी है वो 100 GB है,
लेकिन मैंने ऊपर मेमोरी कितनी दी, 25 25 25 25, मैं ऊपर 175 दे चुका हूं, राइट। जो मैंने वर्चुअल मेमोरी दी है वो मैंने 175 जीबी दे दी, बट मेरे पास है जो फिजिकल बॉक्स में ओनली 100 जीबी है। तो मैंने क्या किया, मैंने ओवर कमिट कर दिया। मतलब मेरे पास है तो 100 जीबी, लेकिन मैंने जब वर्चुअल मशीन्स को मेमोरी देना चालू किया तो मैं 100 जीबी के ऊपर चला गया, मैंने 175 पर चला गया। इसे कहते हैं ओवर कमिटमेंट। ओवर कमिटमेंट हर एनवायरनमेंट में होता है, हर जगह चलता है। ऐसा कोई भी एनवायरनमेंट नहीं होगा जहां पे ओवर कमिटमेंट नहीं चलता होगा, हर जगह ओवर कमिटमेंट चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि सबको पता है कि 25 जीबी में पूरी 25 जीबी रैम यूज नहीं होगी, वर्चुअल मशीन्स कम यूज करती हैं, इसीलिए ओवर कमिटमेंट किया जाता है। ओवर कमिटमेंट इन टर्म्स ऑफ सीपीयू होता है, मेमोरी होता है, नेटवर्क होता है, डिस्क होता है, हर जगह ओवर कमिटमेंट लगता है, राइट। ये मैंने आपको एग्जांपल एक मेमोरी का दिया है, आगे आपको आप बाद में बताएंगे आगे वाली क्लासेस में कि कैसे होता है, मैं आपको कोर्स में सब बताऊंगा कि कैसे होता है, बट अभी के लिए मैं मेमोरी पे फोकस रहना चाहता हूँ। तो ये टर्म क्लियर हुआ ओवर कमिटमेंट का, कि ये 175 हमने दिया, नीचे 100 था, ये जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, इसमें किसी को कोई डाउट, कंफ्यूजन, क्वेश्चन, थ्योरी समझने में कोई नहीं समझ में आया हो तो बताएं, मैं इसको रिपीट करता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहीं पे मेरा एक दूसरा टर्म आता है, दैट इज शेयरिंग। शेयरिंग मतलब मेरे पास फिजिकल मशीन है, इसमें 100 जीबी की रैम है, मैंने यहाँ पे ESXi इंस्टॉल किया, ESXi के बाद मैंने यहाँ पे वर्चुअल मशीनें बनाई, और मैंने ये देखा कि अगर वर्चुअल मशीन अपनी 25 जीबी जो मेमोरी उसको एलोकेट किया गया है, अगर वो यूज नहीं करती है, दैट इज फाइन, मैं और वर्चुअल मशीनें बना सकता हूँ, उन पे 25 जीबी रैम दे सकता हूँ, और वो परफेक्टली काम करती हैं। ये क्यों काम करती हैं? क्योंकि जो रिसोर्सेज ऑफ शेयरिंग है, मतलब जो रिसोर्सेज का शेयरिंग हो रहा है, उसका जो पूरा कंट्रोल है वो ESXi के पास है। मतलब ESXi इस फिजिकल हार्डवेयर को ओन करता है, राइट। जैसे ये मेरा पास अगर ये डेस्कटॉप है, इसमें मैंने 64 जीबी रैम है, तो यहाँ मैंने विंडोज 10 डाल रखा है। तो जब हार्डवेयर पे मैंने विंडोज 10 डाला है, तो विंडोज 10 कंट्रोल करता है पूरे 64 जीबी रैम को। वैसे ही जब मैं फिजिकल मशीन पे ESXi को इंस्टॉल करता हूँ, तो ESXi कंट्रोल करता है पूरी रैम को, कैसे एलोकेट करना है, कैसे आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये ESXi की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। ESXi के अंदर बहुत सारे शेड्यूलर्स होते हैं जो ये जॉब करते हैं। मतलब ESXi मेरा एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन अगर कोई एक वर्चुअल मशीन मुझसे मेमोरी मांगता है, जैसे एक वर्चुअल मशीन ने कहा कि भाई मैंने यहाँ पे वर्ड एप्लीकेशन ओपन करी, राइट। तो जब मैंने वर्ड एप्लीकेशन ओपन करी, जब मैं प्रोसेस में जाऊंगा तो भाई इसको एक कुछ मेमोरी चाहिए होगी। अगर मैं जूम मीटिंग पे अभी हूँ तो जूम मीटिंग पे कुछ मेमोरी लेगा, मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम 260 MB मेमोरी ले रहा है। तो जब मैं वर्चुअल मशीन पे अगर मैं वर्ड खोलता हूँ या मैं कोई भी एप्लीकेशन खोलता हूँ, उसको मेमोरी चाहिए। मेमोरी कौन देगा? ये ESXi को बोलेगा मुझे मेमोरी दो, ESXi फिजिकल मशीन से लेगा मेमोरी और इसे वापस कर देगा, राइट। तो वर्चुअल मेमोरी मेरी फिजिकल मेमोरी के साथ मैप होती है, राइट। और अगर रिसोर्सेज इसको यूज नहीं करेगा तो ESXi किसी और को दे देगा। ये सब जो होता है शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो ESXi मुझे ओवर कमिट भी करने देता है, राइट। कि आप अगर चाहो तो बहुत सारी वर्चुअल मशीन बना लो 25-25 जीबी रैम के साथ, अगर आपके पास 100 जीबी फिजिकल रैम है, और वो रिसोर्सेज के शेयरिंग भी करेगा। अगर आप मेमोरी यूज नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं किसी और को दे देता हूँ। जब आपको मेमोरी की जरूरत होगी मुझे बताना, मैं आपको फिर मेमोरी दे दूंगा। दैट इज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, राइट। फिजिकल मशीन पे मेरे पास ऐसा नहीं होता है कि मेरे पास मान लीजिए 2 फिजिकल बॉक्सेस हैं, राइट। यहाँ पे मेरे पास 32 जीबी रैम है, यहाँ पर भी 32 जीबी रैम है। अब अगर ये फिजिकल बॉक्स में मेरी सिर्फ 20 जीबी रैम यूज हो रही है, तो मैं ऐसा थोड़ी ना करूंगा कि मैं एक मेमोरी का कार्ड निकाल के मैं यहाँ पे लगा दूंगा, और फिर मैं देखूंगा जब यहाँ पे यूटिलाइजेशन हाई हो रहा तो मैं फिर वो कार्ड वापस लगा दूंगा। ऐसा नहीं होता है। फिजिकल में जो रिसोर्सेज लग गए, आप उसको निकाल नहीं सकते, आप किसी के साथ और शेयर नहीं कर सकते। जो इस फिजिकल बॉक्स में OS है वही वो यूज कर सकता है मेमोरी को, मैं किसी और के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। लेकिन वर्चुअल में मेरे पास एक कैपेबिलिटी होती है कि मैं अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज कर सकता हूँ, उसका यूटिलाइजेशन में हाई कर सकता हूँ। इसमें किसी को कोई डाउट, कंफ्यूजन, क्वेश्चन? ओके, अब एक बार इंस्टॉलेशन देखते हैं, राइट। ESXi इंस्टॉल कैसे किया जाता है, हर फील्ड का मतलब क्या होता है, एक बार इसके बारे में बात करते हैं।
ओके, तो ESXi का इंस्टॉलेशन करने के लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ न्यू वर्चुअल मशीन। अगेन ये मैं अपनी लैब बनाने के लिए मैं आपको ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ। इंटेंशन हमारा यहाँ पे VMware वर्कस्टेशन सीखना नहीं है। VMware वर्कस्टेशन मुझे भी नहीं आता है, मुझे बहुत बेसिक आता है VMware वर्कस्टेशन कि सिर्फ मेरी लैब चल सके। इंटेंशन है ESXi vSphere सीखना, राइट? तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसको बेसिकली चूज करता हूँ, vSphere क्या आपने ESXi बोला, vSphere क्या था? राइट? मैं इस पे एक्चुअली आने वाला था, अच्छा हुआ आपने पूछा। मैं कहता हूँ कि मुझे वर्ड यूज करना है, राइट? मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करता हूँ। मैंने कहा मुझे एक्सेल यूज करना है, मैं एक्सेल यूज करता हूँ। मैंने कहा मुझे ऑफिस भी यूज, मुझे वो भी यूज करना है, आउटलुक, मैं आउटलुक भी यूज करता हूँ। ये मेरे 3 अलग अलग एप्लीकेशंस है, राइट? ये मेरे 3 अलग अलग एप्लीकेशंस है। अगर ये मुझे एप्लीकेशंस एक साथ चाहिए, मैं क्या खरीदता हूँ? मैं ऑफिस खरीदता हूँ। ऑफिस क्या है? ऑफिस एक टर्म है, ऑफिस एक बंडल है, ऑफिस एक पैकेज है मेरे लिए जो मुझे मिलता है। बट जब मैं इंस्टॉल करता हूँ तो ऑफिस के अंदर ये एप्लीकेशंस इंस्टॉल होते हैं, राइट? मतलब ऑफिस कोई ऑफिस वाली एप्लीकेशन नहीं है, ऑफिस के अंदर ये एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल होते हैं। ऐसे ही VMware के साथ होता है। यहाँ पे जहाँ पे ऑफिस है यहाँ पर आ जाता है vSphere, और यहाँ पे आ जाता है ESXi, vCenter, VROPS और भी अलग अलग प्रोडक्ट। पॉइंट इज vSphere सिर्फ एक बंडल का नाम है। जैसे ऑफिस होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक बंडल है, उसके अंदर आपको छोटी छोटी एप्लीकेशंस मिलती हैं। वैसे ही VMware vSphere एक बंडल का नाम है, इसके अंदर आपको एप्लीकेशंस मिलते हैं ESXi, vCenter, VROPS, NSXT और भी बहुत सारे होते हैं, आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं। ये दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्लियर है? राइट राइट। ओके जी। तो ESXi का इंस्टॉलेशन करने के लिए मैं इधर जाता हूँ, न्यू वर्चुअल मशीन, नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे मैं चूज करता हूँ अपनी ISO ESXi 7। जो मेरा ESXi का ISO है आज भी ये सिर्फ 350 MB का है। तो ये इसका फ्रीली अवेलेबल है, ये कैसे रहता है? आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट बनाने के बाद VMware आपको सिर्फ उस अकाउंट से 60 डेज के लिए फ्री में डाउनलोड करने देगा, उसके ओके बाद आपको डाउनलोड भी नहीं करने देगा। ओके, देन अनदर अकाउंट, देन अनदर अकाउंट। करेक्ट, नहीं तो फिर आपको उसके लिए एक वैलिड अकाउंट खरीदना पड़ता, लाइसेंस लेना पड़ता, तब राइट आपको लेने देगा। राइट। तो यहाँ पे ये मैंने ISO चूज किया और ये इसने दिखा दिया ESXi 7 डिटेक्टेड। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। कहाँ पर सेव करना चाहता हूँ, दैट्स फाइन। कितने CPU मुझे देने हैं, कितनी मेमोरी मुझे देनी है, दैट इज फाइन। VMware वर्कस्टेशन की सेटिंग्स हैं सारी, दैट इज फाइन। मैं आगे बढ़ता हूँ। 10 GB का मुझे हार्ड ड्राइव देना है, दैट इज फाइन। नेक्स्ट, फिनिश, और पावर ऑन दी वर्चुअल मशीन। और ये मेरा ESXi, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मैंने ISO लगाई है वो ISO जो फाइल्स हैं वो कॉपी करी जा रही हैं मेमोरी के ऊपर। जैसे विंडोज जब आप रन करो तो लिख कर आता ना लोडिंग विंडोज फाइल्स, वैसे ही सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है। वो जो ISO से फाइल्स है सारी की सारी मेमोरी में इंस्टॉल करी जा, मतलब मेमोरी में लोड करी जा रही है। अब यहाँ पे जब आपको स्क्रीन जो आने वाली है, ये वाली स्क्रीन, यहाँ पर लिख कर आता है कि मैं VMware ESXi 7 इंस्टॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे VMware Inc लिख कर आ रहा है क्योंकि मैं VMware वर्कस्टेशन के अंदर इंस्टॉल कर रहा हूँ। अगर आपके पास HP का सर्वर होता, डेल का सर्वर होता तो यहाँ पे लिख कर आता HP सर्वर DL380 प्रोलाइंट, या डेल का 7R10 पावर एज सर्वर, जो भी होता लिख कर आता। कितना असेंबल्ड में भी मेरे ख्याल से INC लिखा है, राइट? असेंबल्ड में डिपेंड करता है, असेंबल्ड पे मैंने कभी किया नहीं है तो मुझे नॉट श्योर कि क्या पे क्या लिख कर आएगा, नॉट श्योर। बट अगर आप एक ब्रांडेड लेंगे तो उस ब्रांड का वेंडर आता है। गॉट। कितना CPU कितनी मेमोरी है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, राइट? जैसे ही ये बार कंप्लीट होगा तब मेरा ESXi का इंस्टॉलेशन
मैं प्रॉम्प्ट पे आऊंगा। अभी तो सिर्फ बूटिंग फाइल्स हो रही हैं, मतलब सिर्फ मेमोरी में फाइल्स लोड करी जा रही हैं और बेसिक ओवरव्यू आ रहा है। ये जो बिल्ड नंबर होता है, ये ESXi का बिल्ड नंबर होता है इंटरनली टू फिगर आउट कि आपका कौन सा वर्जन चल रहा है, क्योंकि 7 में बहुत सारे आते हैं। 7 में होता है GA, अपडेट 1, अपडेट 2, ऐसे करके। तो पहली स्क्रीन आती है मेरी, वेलकम टू दी इंस्टॉलेशन। वेरी गुड। ये पहली लाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। VMware ESXi 7 installs on most systems. ESXi 7 बेसिकली हर मशीन के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा, बट ओनली सिस्टम्स ऑन VMware कंपैटिबिलिटी गाइड आर सपोर्टेड। मतलब मैं कोई भी एक लोकल मशीन मैंने ली, मैंने मेड कंप्यूटर लिया, 10-20 साल पुराना मैंने मशीन ली और मैंने उसके ऊपर ESXi इंस्टॉल कर दिया, जैसे तैसे गूगल देखकर हैक करके मैंने ESXi इंस्टॉल कर दिया और मैं उसको रन कर रहा हूँ, दैट इज फाइन। इंस्टॉल हो जाएगा, चल भी जाएगा, राइट। लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको प्रॉब्लम होगी अपने एनवायरनमेंट में और आपको सपोर्ट को रीच आउट करना पड़ेगा। दैट इज लॉ ऑफ द दैट इज नेचर्स लॉ। आई मीन ऐसा होता ही है कि कोई भी एप्लीकेशन आप लोगे, आप उस वेंडर के सपोर्ट टीम के पास जाओगे ही जाओगे कभी ना कभी टू टेक असिस्टेंस। जब VMware के पास आप पहुंचेंगे, VMware का जो टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर होता है, मैं VMware में जॉब कर चुका हूं इसलिए मुझे पता है। मैं 4 साल वहां पे टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर था। मैं उस कुर्सी पे बैठ चुका हूँ इसलिए मुझे पता है ये बात। जब भी कॉल आती थी, पहली चीज हम लोग कहते थे कि हमें लॉग बंडल चाहिए, राइट। ESXi का एक लॉग बंडल होता है। बंडल में क्या होता है, सारी इंफॉर्मेशन होती है, वर्जन, फर्मवेयर, हार्डवेयर, लॉग फाइल्स, कितनी वर्चुअल मशीन चल रही हैं, कितनी देर से चल रही हैं, मतलब पूरी जन्म कुंडली होती है उस ESXi की, जो फिजिकल बॉक्स का पूरा एवरीथिंग इट हैज ओवर देयर। हम लोग क्या करते थे, हमारे पास इंटरनल टूल होते थे, हम लोग सिर्फ उस बंडल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल देते थे उस टूल में। वो ऑटोमेटिकली हमें सब कुछ बता देता था, वो टूल खुद ही हमें सब कुछ बता देता था कि ये वर्जन है, ये चल रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लॉग फाइल में ये मैसेज आ रहा है, इसका ये एरर है, इसका ये KB आर्टिकल है, सब कुछ हमें इंटरनली पता चलता है, राइट। तो VMware वाले को जैसे पता चलेगा, जो टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, जैसे उसको पता चलेगा जो आपका हार्डवेयर है वो सपोर्टेड नहीं है, वो आपको एक ईमेल डालेगा, वो बोलेगा कि एज फॉर योर लॉग्स, आपका जो हार्डवेयर है वो कंपैटिबिलिटी गाइड में नहीं है, आपको मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, और वो केस आपका उसी समय बंद हो जाएगा, राइट। VMware साफ पहली स्क्रीन पे क्लियर कर देता है कि जब आपको ESXi इंस्टॉल करना है, आप मेक श्योर करिएगा कि जो आपका सर्वर है वो यहाँ पर लिस्टेड होना चाहिए। अगर आपका सर्वर इस कंपैटिबिलिटी गाइड में सपोर्टेड में नहीं आ रहा है और अगर आप फिर भी इंस्टॉल करके रन करते हैं तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो जैसे मान लेते हैं कि आपके पास अगर HP का DL380 है, तो यहाँ पर लिखकर आना चाहिए कि भाई आपके पास DL380 जनरेशन प्रोलाइन सर्वर है जिसमें 7.0 में ये प्रोसेसर आपके पास लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है कि 7.0 सपोर्टेड है, राइट। यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। अगर आप ये हार्डवेयर लेके VMware के पास जाएंगे कि भाई मेरे ESXi में प्रॉब्लम हो रही है, आपको सपोर्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे कंपैटिबिलिटी गाइड में लिखा हुआ है। अगर आपका फिजिकल हार्डवेयर यहाँ कंपैटिबिलिटी गाइड में सपोर्टेड नहीं, मतलब यहाँ पे अगर मेंशन नहीं है, राइट, गलती हो सकता है आपके वेंडर की हो कि उसने अपडेट ना करी हो, ऐसा होता नहीं है। मैं आपको एक एक्सक्यूजेस बता रहा हूँ, कुछ भी एक्सक्यूज आप समझो कि आपके वेंडर ने सपोर्ट नहीं किया, आपका हार्डवेयर बहुत पुराना है, कुछ भी है, अगर यहाँ पे लिखा नहीं आ रहा है तो आपको टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर सपोर्ट नहीं करेगा, राइट। मैं भी यही करता था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहली ही स्क्रीन पर VMware क्लियर कर देता है कि जो आपका हार्डवेयर है ये सपोर्टेड है, आपने चेक कर लिया है कंपैटिबिलिटी गाइड में और आपको अपना हार्डवेयर नजर आता है, ये आप अग्री कर रहे हो और आप आगे एंटर पे मार के कंटिन्यू कर रहे हो, राइट। तो पहली स्क्रीन जो आई थी वो हमें क्लियर होती है। इसमें किसी को कोई डाउट, कंफ्यूजन, क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट स्क्रीन, लाइसेंस अग्रीमेंट। चाहो ना चाहो आपको अग्री करना ही पड़ेगा। लाइसेंस अग्रीमेंट अग्री करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपकी हार्ड ड्राइव दिखा देगा, कितनी हार्ड ड्राइव्स आपकी मशीन पे लगी हैं, राइट। ये आपको हार्ड ड्राइव दिखाएगा। मेरे पास लोकल हार्ड ड्राइव आ गई 10 GB की, इसको चूज करता हूँ, मैं एंटर मारता हूँ। मेरे कीबोर्ड का लेआउट क्या है, डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफी आप अलग कीबोर्ड चूज करोगे, नहीं तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आप US डिफॉल्ट ही चूज करोगे। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है। यहाँ पे आपको बोल रहा है एंटर अ रूट पासवर्ड। रूट क्यों? क्योंकि जो ESXi है वो लिनक्स कर्नल पे बना है, लिनक्स पे उसका बैकग्राउंड है।
तो यहाँ पे मैं इसका पासवर्ड एंटर करता हूँ। पासवर्ड जब तक एग्जैक्टली सेम नहीं होगा तो यहाँ पे देखो लिख कर आएगा पासवर्ड्स डू नॉट मैच। जब पासवर्ड आपका सेम हो जाएगा, पासवर्ड्स मैच यहाँ पे लिख कर आ जाएगा। एंटर मारो, यू प्रोसीड। यहाँ पे बोलेगा कि भाई इसको हार्ड ड्राइव दिखी है जिसके ऊपर ये ESXi7 इंस्टॉल करने वाला है। डिस्क विल बी रिपार्टीशनड, सारा डेटा चला जाएगा। डू यू अग्री? राइट। F11 इंस्टॉल, कैंसिल करना है तो कैंसिल कर दो, बैक करना है तो बैक कर दो। तो मतलब यहाँ पे एंटर नहीं, ऐसा नहीं कि आप एंटर मारते चले जा रहे हो तो एंटर आप बढ़ गए। यहाँ पे एंटर मारने से कुछ नहीं होगा। आपको F11, मतलब आप F11 दबा रहे हो तो आपने पढ़ा है, स्क्रीन पर देखा है, और आप अग्री करते हो इंस्टॉलेशन के लिए। F11 मैंने मारा और ये इंस्टॉलेशन मेरा ट्रिगर हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक ये AD का सर्वर है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ से ये IP ऑटोमेटिकली पिक कर ले मेरा ESXi। तो ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन होती है VMware वर्कस्टेशन के अंदर। मैं क्या बेसिकली कर रहा हूँ, ये मैं इस मशीन को और इस मशीन को एक ही नेटवर्क पे लेकर आ रहा हूँ, एक ही ब्रॉडकास्ट पे लेकर आ रहा हूँ, एक ही L2 पे लेकर आ रहा हूँ, ताकि ये दोनों जो है IP ऑटोमेटिकली उठा ले। तो ये मेरा DHCP सर्वर है, तो ये IP ऑटोमेटिकली लीज कर लेगा। तो ये आप देख रहे हो कि VMnet 15 पे चल रहा है। यही मैंने यहाँ पर भी किया है कि इसको मैंने VMnet 15 पे डाल दिया है, राइट, कि IP ऑटोमेटिकली उठा लेगा। ये ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी लैब चल सके, आराम से कम्युनिकेशन हो सके इन दोनों मशीन्स के बीच में। अगेन, इंटेंशन VMware वर्कस्टेशन सीखने का नहीं है, इंटेंशन vSphere सीखना है। VMware वर्कस्टेशन मुझे सिर्फ वो कैपेबिलिटी दे रहा है कि ताकि मैं अपनी लैब बना सकूं, राइट। बेनिफिट क्या है VMware वर्कस्टेशन में रन करने के लिए? मेरी लैब डायनेमिक होती है। मैंने यहाँ पे अभी रैम इसको दिए 32 GB। मैं अगर 40 GB करना चाहूँ कर सकता हूँ। एक नहीं 10 नेटवर्क कार्ड लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ। हार्ड ड्राइव एक नहीं 10 लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ। मेरी जो लैब है वो डायनेमिक है, आई कैन चेंज अपने हिसाब से। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ, मैं एंटर मारता हूँ और ये रिबूट कर देगा। तो VMware वर्कस्टेशन में करने से क्या होता है कि मेरे पास लैब डायनेमिक रहती है। मेरे पास एक फिक्स लैब नहीं है कि मेरे पास इतने ही नेटवर्क कार्ड है, इतनी ही हार्ड ड्राइव है। मैं अकॉर्डिंग टू द सिनारियो अपनी लैब को चेंज कर सकता हूँ और आपको वो डेमो दिखा सकता हूँ, राइट। फिक्स लैब में मेरे पास ये प्रॉब्लम आ जाएगा कि या तो मेरी लैब बहुत ही अच्छी हो, राइट, बहुत ज्यादा मैंने पैसे लगाए हों, तो बात अलग है। नहीं तो फिर बहुत चैलेंजेस आ जाते हैं फिजिकल लैब में। तो यहाँ पे ये मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो रहा है, मतलब अब ये दोबारा से बूट कर रहा है। यहाँ पे जो अब मेरी हार्ड ड्राइव है, आप देखोगे मेरी हार्ड ड्राइव कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड पे अनचेक है। और ये सॉरी, ISO मेरी चेक नहीं है और ये हार्ड ड्राइव से बूट कर रहा है। थ्योरेटिकली उसको यहाँ से IP पिक कर लेना चाहिए। मैं अपने AD पे लॉग इन करता हूँ। यहाँ पे जो मेरा IP है डोमेन कंट्रोलर पे, वो 10.10.10.12 है, और ये भी अभी एक 10 की सीरीज में IP पिक कर लेगा थ्योरेटिकली। मैं थ्योरेटिकली इसलिए कहता हूँ क्योंकि लैब चलने के लिए तो जैसा मैंने सोचा वैसे ही चलेगी, बट जब सॉफ्टवेयर की बात आती है, मशीन्स की बात आती है, कोई गारंटी नहीं ले सकता कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा ही होगा। थिंग्स कैन गो हे वायर एनी टाइम, कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलेशन या कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन के। तो इसीलिए अगेन, अगर आपका एक फिजिकल मशीन होती तो यहाँ पे HP, डेल, IBM सब लिख कर आता, राइट, जो भी आपका हार्डवेयर मॉडल एग्जैक्टली वो लिख कर आता। ये जो स्क्रीन सामने दिखाई दे रही है इसे कहते हैं DCUI, डायरेक्ट कंसोल यूजर इंटरफेस, राइट। जैसे आप आपके पास एक लैपटॉप है तो लैपटॉप में आपको दिखाई देता है कि भाई स्क्रीन पर चल क्या रहा है। आपका ESXi कहीं बाहर होता है, किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में हो सकता है, किसी दूसरी कंट्री में हो सकता है, और आप रिमोटली उसको एक्सेस करते हो। लेकिन अगर आपको देखना है कि उस ESXi में बेसिकली चल क्या रहा है स्क्रीन पे, अगर मैं लोकल मॉनिटर एक लगाऊं तो मुझे दिखाई दे कि ESXi पे चल क्या रहा है। अगर आप एक सर्वर पे जिसपे ESXi इंस्टॉल्ड है
अगर आप एक उसमें मॉनिटर अटैच करेंगे तो आपको ये स्क्रीन नजर आएगी। दिस इज कॉल्ड DCUI। ये उसका लोकल कंसोल होता है, डायरेक्ट कंसोल यूजर इंटरफेस। बेसिकली हम एक्सेस तो SSH या ESXi मतलब SSH करके करते हैं, बट अगेन तो ये इसने मेरा DHCP से IP उठा लिया 10.10.10.200। मैं 200 पिंग करूंगा, ये मेरा पिंग होता है। अब यहाँ पे ESXi का इंस्टॉलेशन हो गया। अब ये कह रहा है कि टू मैनेज दिस होस्ट इस URL पे आप चले जाओ। तो मुझे सिंपल यहाँ पे आना है, यहाँ पे 10.10.10.200 सर्टिफिकेट वार्निंग, क्योंकि मेरा ब्राउजर ये सर्टिफिकेट समझता नहीं है इसलिए मुझे वार्निंग दे रहा है। ये मेरा लॉगिन हुआ और यहाँ पे मैं लॉगिन करूंगा रूट से। रूट क्यों? क्योंकि मेरा ये लिनक्स बैकग्राउंड से है। वन वेरी peculiar question. हम्म आई नो कि इस तरीके का क्वेश्चन पता नहीं आया भी होगा या नहीं आया होगा, बट मेरे पास एक जेन्युइन ऐसी रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हम्म Although HTTP is not good, है ना, बट इज देयर एनी वे कि मैं इसको सिर्फ HTTP पे चला पाऊँ rather than HTTPS? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि सेल्फ साइन सर्टिफिकेट होता है। नहीं, that I understand. सिर्फ HTTP पे नहीं चला सकते क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर हम कुछ ना भी करें तो Hmm. VMware हर प्रोडक्ट के साथ अपना सेल्फ साइन सर्टिफिकेट Right. डालेगा ही डालेगा, Do it. इसलिए। Okay. तो ये मेरा IP आ गया, मैंने लॉगिन किया और ये मेरा ESXi आ गया। अब ये ESXi पे कितना CPU, कितनी मेमोरी, कितना स्टोरेज है, यहाँ से मैं ESXi बना सकता हूँ, क्या स्टोरेज नेटवर्क कनेक्टिविटी है, यहाँ से मैं अपनी चीजें मैनेज कर सकता हूँ। ये तो मेरा एक ESXi मतलब है। फिजिकल बॉक्स का, जैसे अगर मान लो ये ESXi जो आपने बताया कि बेयर मेटल पे ही रहता है, राइट? तो अभी ये जो CPU जो ये दिखाई दे रहा है, तो ये मेरा फिजिकल का दिखाई देता है इन केस अगर करेक्ट बेयर मेटल होता है, राइट? करेक्ट। कितने CPU हैं, कितने CPU फिजिकल CPU आपने लगा रखे हैं, एक या दो, इनमें कितने कोर हैं, हाइपर थ्रेडिंग एनेबल्ड है या नहीं, वो सब कुछ आपको नजर आएगा। हाइपर थ्रेडिंग का दिख रही है? हाइपर थ्रेडिंग आपको यहाँ नहीं दिखेगी, हाइपर थ्रेडिंग आपको दिखती है मैनेज में जाके या मॉनिटर में जाके दिखाई देती है, हार्डवेयर में आपको दिखाई देगी। यहाँ पे प्रोसेसर आएगा लिखकर, आपको वहां पे दिखाई देगा। मतलब ये आपको सॉफ्टवेयर से दिखाई देगा, vCenter में ज्यादा अच्छा दिखाई देता है, राइट? तो यहाँ भी कहीं दिखना चाहिए इसको डेफिनेटली, बट वो सारी चीजें आपको वहीं से नजर आती, मतलब यहाँ से नजर आ जाती है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये दिखा देगा ओवरऑल कि आपका CPU है कितना, कैपेसिटी कितना और यूसेज कितना है, बट वो कितना है एग्जैक्टली डिटेल्ड में वो सब कुछ vCenter से नजर आता है, क्योंकि vCenter तो आपके पास बाय डिफॉल्ट होता ही होता है। अच्छा। vCenter मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, तो vCenter क्या है, मैंने इसके बारे में बात नहीं करी है। तो जैसे मेरे पास ये एक ESXi है, मान लेते हैं मेरे पास 100 ESXi हो, 200 ESXi हो, 1000 ESXi हो, तो मैं 1000 टैब ओपन थोड़ी ना करके मैं मैनेज करूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो सेंट्रल मैनेजमेंट चाहिए, तो सेंट्रल मैनेजमेंट मुझे vCenter देता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जहां से मैं अपना पूरा एनवायरनमेंट मैनेज करता हूँ। जैसे विंडोज में AD है, तो मेरे पास अगर 10,000 80,000 90,000 यूजर्स हैं, सबको यूजर अकाउंट बनाना, पासवर्ड रीसेट करना, तो मैं एक ही कंसोल से करता हूँ सबके लिए। वैसे ही एक ही कंसोल से मैं अपना पूरा VMware एनवायरनमेंट मैनेज करता हूँ। वो जो कंसोल होता है उसे vCenter कहते हैं। राइट। और vCenter जो है वो फ्री हम डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक गेट vCenter सर्वर जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से, राइट? सर ये अगेन आपसे अकाउंट पे लॉगिन करने के लिए बोलेगा, अच्छा। आपको लाइसेंस देना पड़ेगा। फ्री कुछ भी नहीं है VMware में सर, ओके। हर चीज के पैसे हैं। तो जी यही था डेमो। दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द डेमो। सो कोई डाउट, कंफ्यूजन, क्वेश्चन कुछ पूछना है तो प्लीज बताएं। ओके तो हमें सिर्फ VMware पे गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके टाइप करो VMware vSphere ICM7, राइट? और ये पहला लिंक VMware का आ जाएगा। और ये एक VMware का ऑफिशियल कोर्स होता है कि अगर आपको VMware vSphere, जिसका कहते हैं ICM मतलब इंस्टॉल कॉन्फ़िगर मैनेज वर्जन 7 का, अगर आपको करना है तो ये इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए, ये इनका कोर्स है बेसिकली, राइट? कि ये सारे पॉइंट्स हैं जो ये लोग कवर कराते हैं अगर आप ऑफिशियल क्लास लेते हो। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स से बता रहे हैं ये तो मैं बाय डिफॉल्ट कवर करूंगा ही करूंगा, दिस इज अनसेड। लेकिन इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब ये नेटवर्किंग की बात करते हैं, राइट? यहाँ पे एक ही सेक्शन है नेटवर्किंग का। जब आप यहाँ पे नेटवर्किंग की बात करोगे तो देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड स्विच की बात करते हैं और कहीं पर भी ये
सिर्फ यहाँ पे कंपेयर करने को बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच और स्टैंडर्ड स्विच। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि क्रिएट करो आप स्टैंडर्ड स्विच, डिस्क्राइब करो एक स्टैंडर्ड स्विच क्या होता है, राइट, स्टैंडर्ड स्विच के सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं ये बताया है। बट इन्होंने सिर्फ जब डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच की बारी आई तो डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच में इन्होंने ये नहीं बोला कि क्रिएट करो और उसको कॉन्फ़िगर करो, ये सब कुछ नहीं बोला, सिर्फ यहाँ पे बोला कंपेयर करो। तो बेसिकली यहाँ पे जो आईसीएम होता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच आपको नहीं हैंड्स ऑन नहीं कराते हैं, लेकिन मैं आपको ये कराऊंगा, मैं आपको बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच कैसे होता है। विद स्विच मुझे एक क्वेश्चन है, इफ यू हैव सम टाइम सोमा कैन आई आस्क? श्योर अगर आप पेंट खोल लें तो प्लीज। श्योर प्लीज। मेरा पॉइंट ये था सिर्फ कहने का, यहाँ पे कई सारी चीजें हैं जो ऑफिशियल करिकुलम में नहीं है, जैसे होस्ट प्रोफाइल है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्विचेस है, VCSAHA है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, राइट, जो चीजें यहाँ पे नहीं बताते हैं, बट मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए, तो मैं वो सब भी चीजें कवर करता हूँ। तो जो यहाँ पे ये बता रहे हैं वो तो बाय डिफॉल्ट आंसर्ड है, इसके अलावा भी देयर आर क्लोज टू अबाउट 8-9 थिंग्स जो मेंशन नहीं होती हैं, मैं वो सब भी कवर कराता हूँ। सर आप बताइए आपका क्या क्वेश्चन था, गो अहेड प्लीज। अगर आप प्लीज एक बार पेंट खोल लें। हाँ सर श्योर। या इफ यू अलाउ टू शेयर माय स्क्रीन। हाँ श्योर सर, गो अहेड सर, गो अहेड। If you can just stop for a while, okay. Do let me know once my screen is visible. हाँ सर विजिबल। Okay. तो वैसे ही देखिए एज अ क्यूरियोसिटी है, क्योंकि मेरी कुछ डिप्लॉयमेंट चल रही है, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इफ यू कैन हेल्प मी इन दैट। अगर आपके उसमें नहीं है तो इट्स ऑलराइट, परफेक्टली फाइन। मैंने एक VM इंस्टॉल किया, मतलब VM के अंदर मेरी VM मशीन एक इंस्टॉल हुई है, दैट इज बिग IP, है ना, कुछ भी है, मतलब कुछ भी XYZ। के पास मेरे 4 निक्स होते हैं आइडली, आउट ऑफ विच उनको 2 को मुझे एक ही VLAN में डालना है ना। VLAN हम पकड़ लेते हैं, लाइक 900 हम ले लेते हैं। तो मैं अपनी साइड मैंने क्या किया, पोर्ट चैनल बना दिया, इसको ट्रंकिंग बोल लो, पोर्ट चैनल बोल लो, पोर्ट ग्रुपिंग बोल लो, वट एवर यूज। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब अगर इफ इट इज ऑन ESXi, इफ इट इज ऑन ESXi, तो ESXi से क्या दिस बंडलिंग नीड टू बी डन ऑन EXI आल्सो, और या दूसरी तरफ जो हमारा स्विच है उस पर होगी, मतलब टू विच टीम आई शुड कोऑर्डिनेट, बिकॉज आई एम वेरी न्यू, आई एम रियली सॉरी। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा फनी लग रहा होगा तो, बट मुझे थोड़ा इसके बारे में बताइए अगर इफ यू कैन। सर मेरा इसमें पहला आपसे क्वेश्चन है कि आप बंडलिंग क्यों कर रहे हो? क्योंकि एक्सप्लिसिटली मैं 2 इंटरफेस को एक VLAN में नहीं डाल सकता। तो बंडलिंग आप 2 नेटवर्क इंटरफेस को क्यों आप यूज करो, एक इंटरफेस क्यों नहीं? नहीं, बंडलिंग में इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं दोनों को एक VLAN पे डाल दूं। नहीं वही मेरा पॉइंट है, 2 नेटवर्क कार्ड क्यों, रीजन क्या है 2 नेटवर्क कार्ड का? ये नेटवर्क कार्ड उसके अंदर रहते ही 4 होते ही, मतलब जब मशीन आपकी बूट अप होती है तो इसमें 4 होते ही होते हैं, वो अलग अलग के लिए होते हैं। एक एक्सटर्नल की तरफ हो गया, मैं आपको बता देता हूँ, एक इंटरनल की तरफ हो गया जो 4 रहते हैं, उसकी बात होता है। एक मैनेजमेंट होता है, और एक HA के लिए होता है। ओके फेयर इनफ। तो मेरा पॉइंट ये था सर, इस सिनेरियो में एक्सटर्नल और इंटरनल हाँ वी आर यूजिंग सेम, मतलब मेरे लिए भी थोड़ा सा ये नया ही है। वैसे मैं जो भी करता था तो एक्सटर्नल और इंटरनल सेपरेट होता था, तो बड़े इजीली हो जाता था हमारा। बट इस केस में मुझे अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि टू विच टीम शुड आई कोऑर्डिनेट विद स्विच टीम और ESXi टीम। अब ESXi से वो कैसे बाइंड अप होता है, आई एम रियली, मतलब इतना नहीं पता है थोड़ा बहुत। सर मेरा पॉइंट ये है कि हमको बाइंड करने की जरूरत नहीं है, पहला पॉइंट ये है। जो आपने ESXi पे मेरे को जो बाइंडिंग दिखाई है वो बाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो नेटवर्क कार्ड का आप बाइंडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि आपका एक थ्रूपुट, एक एग्रीगेट अच्छा होता है। 2 ही रीजन होते हैं, या तो थ्रूपुट बढ़ाना है या तो मुझे अवेलेबिलिटी चाहिए। अगर एक नेटवर्क कार्ड मेरा डाउन हो गया तो क्या होगा? तो अगर मुझे अवेलेबिलिटी चाहिए तो मैं 2 नेटवर्क कार्ड लगा सकता हूँ ESXi लेवल पे, ESXi के कंसोल पे, जो मुझे अवेलेबिलिटी दे देंगे कि अगर एक नेटवर्क कार्ड डाउन हो गया, फिजिकल नेटवर्क कार्ड, तो दूसरे से मेरा ट्रैफिक चला जाएगा। बाइंडिंग करने का मुझे नीड इसलिए नहीं है क्योंकि जो मेरा नेटवर्क का थ्रूपुट होता है, जो नेटवर्क की मेरी बैंडविड्थ होती है, वो बिग IP सिर्फ IP रिलीज करने के लिए IPAM टूल होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे इतना हाई यूटिलाइजेशन होगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास अगर 1 Gbps का भी कार्ड है, जो नेटवर्क जो इन्वायरमेंट में सबसे लीस्ट यूटिलाइज कंपोनेंट होता है वो नेटवर्क ही होता है, राइट। उसका बैंडविड्थ उतनी नहीं हाई नहीं होती है। तो
ESXi या स्विच लेवल पे आपको ये एग्रीगेट करने की जरूरत नहीं है। HA पॉइंट ऑफ व्यू से हम ESXi में 2 नेटवर्क कार्ड लगा सकते हैं, दोनों को एक्टिव एक्टिव में डाल सकते हैं, एक्टिव स्टैंड बाई में डाल सकते हैं, तो जिससे मुझे अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, रिडंडेंसी मिल जाएगी, बट ये मुझे टीम करने की जरूरत नहीं है ऑन द ESXi लेवल पे। ESXi का तो मुझे पता ही नहीं है क्या चल रहा है। ये जो मैंने आपको ये दिखाई है ना बाइंडिंग, हाँ हाँ मुझे ESXi की कोई विजिबिलिटी नहीं है, इवन मुझे पता भी नहीं है उसका, वो दूसरी टीम हमारी मैनेज करती है। ठीक है। ये मैंने आपको अंदर की मशीन की बात बता हाँ, रहा तो VM के लिए सर मुझे सिर्फ इतना करना है कि VM के लिए आप, जैसे आपके पास 4 नेटवर्क है ना, आपने मुझे बताया एक मैनेजमेंट है, इंटरनल एक्सटर्नल HA, था। ऐसे में 4 नेटवर्क क्रिएट कर सकता हूँ। हाँ मैंने किया, और मैंने वो मैं चारों आईपीस को, चारों नेटवर्क्स को मैं अलग अलग इंटरफेस के साथ में मैप कर दूंगा, राइट। हर इंटरफेस की अपना एक वीलैन होगा। अगर आपका एक्सटर्नल इंटरनल सेम 900 पे चल रहा है, दैट इज फाइन, आप अलग अलग 2 नेटवर्क इंटरफेसेस, 2 नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो ESXi पे, इंटरनल एक्सटर्नल HA मैनेजमेंट, ऐसे करके 4 आप क्रिएट कर लो। चारों के आप अलग अलग वीलैन डिफाइन कर लो, उनको बैक कर लो कि वो फिजिकल स्विच के साथ जाएंगे, अगर वो फिजिकल निक के साथ जा रहे हैं, अगर वो एक ही नेटवर्क कार्ड के साथ जा रहे हैं, मान लेते हैं वो एक ESXi के एक ही फिजिकल नेटवर्क कार्ड के साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे आप ट्रंकिंग इनेबल कर दो, जिस पोर्ट पे लग रहे हैं वो चारों पे वो आप ट्रंक पोर्ट इनेबल कर दो, चारों VLAN अलाउ कर दो, और वो कम्युनिकेशन जाएगा, इट विल वर्क फाइन फॉर यू। गॉट योर, मुझे आंसर मिल गया। मतलब मैं फिजिकल लिंक के बारे में पूछना चाह रहा था। आई गॉट द आंसर, थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम सर। सॉरी ये थोड़ा सा एक आपने स्विच बोला तो मुझे वो ट्रिगर कर गया, तो ऑल्दो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ देम, बट आई आस्क्ड। नो प्रॉब्लम जी, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग कोर्स में करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा कि बेसिकली होता कैसे, कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा, तो क्या क्या चीजें देखते हैं, कहाँ देखते हैं, अगर IP नहीं आ रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो कहाँ कहाँ देख सकते हैं, ESXi की नेटवर्किंग से कैसे देखते हैं, कितना कंट्रोल है कितना कंट्रोल नहीं, कहाँ पे नेटवर्क टीम आप लूप इन करोगे, तो ये सारी चीजें हम बात करते हैं। तो पूरा मैं ओवरऑल बात करता हूँ, 10-12 साल से जो काम कर रहा हूँ, बहुत सारे एनवायरनमेंट देखे हैं, कस्टमर भी रहा हूँ, VMware में भी रहा हूँ, so I've seen, मैं टेबल के दोनों तरफ बैठा हूँ, आई कैन टॉक बोथ अबाउट इट, कि दोनों लोग क्या क्या देखते हैं, कस्टमर क्या सोचता है और एक VMware इंजीनियर क्या सोचता है, मैं दोनों पर्सपेक्टिव्स आई कैन शेयर माय डिटेल्स विद यू, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई किसी को डाउट, कंफ्यूजन, क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री। नहीं, डाउट तो नहीं है, लेकिन कल क्लास होगी और नेक्स्ट वीक है। Ismail, regarding the class, maybe you can coordinate with Joya, है ना? Okay. So she will update you No, regarding. just it's overview. No, okay, I got your point. So maybe she will be telling you regarding the class. Yeah, that's fine. Thank you.